आपने कहानी के पिछले भाग में पढ़ा कि आराध्या सिंगल मेंशन में सभी घर वालों से मिलती है। अब आगे आराध्या अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई सोचती है कल से वह अपने काम पर जाएगी और उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू होगा। उसके सपनों की तरह कल उसका पहला कदम होगा। यही सब सोचते हुए आराध्या अपनी आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में ही नींद के आगोश में चली जाती है। सुबह जब 6:30 बजे के करीब आराध्या की नींद खुलती है, वह उठकर सबसे पहले अपने बालकनी के पर्दों को हटाती है, जिससे सुबह की हल्की सुंदरी धूप कमरे के अंदर बिखर जाती है और आराध्या जाकर बालकनी में खड़ी हो जाती है, जिससे सूरज की हल्की किरणें आराध्या के चेहरे पर पड़ती है, जिससे आराध्या के चेहरे पर चमक आ जाती है और नए दिन की शुरुआत के लिए आराध्या के मन में आत्मविश्वास भर देती है। आराध्या कुछ पल यूं ही बालकनी से बाहर बगीचे में हर तरफ फैली हुई हर हरियाली और हर रंग बिरंगे फूलों को निहारती है और फिर अपने कमरे में आकर अपने बेड के पास टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन को लेकर सूरत अपने पापा के नंबर पर फ़ोन लगाती है, जिससे वह अपने परिवार से बात कर सके। आराध्या के फ़ोन से रिंग जाने लगती है। दूसरी तरफ से फ़ोन की घंटियों की आवाज़ सुन आराध्या के पापा फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, हेलो आराध्या बेटा, कैसी हो तुम? सफ़र के दौरान कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? तुम्हें और मुंबई पहुंच गई थी ना और अभिजीत के घर पर ही हो ना? अपने पापा के इतने सारे सवालों को एक साथ सुनकर आराध्या कहती है, रुकिए रुकिए, एक साथ इतने सारे सवाल? पापा मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। इतने में आराध्या की माँ जिग्ना जी वहाँ आती है और आराध्या के पापा परेश जी से कहती है, हमारी आराध्या का फ़ोन है, जरा मुझे भी बात कराइए, कैसी है वह? जिग्ना की बात सुनकर परेश जी कहते हैं, जिग्ना जी मैं फ़ोन स्पीकर पर ही रख देता हूँ। यह कहकर परेश जी फ़ोन स्पीकर पर डाल देते हैं। जिग्ना जी कहती है, आराध्या कैसी हो बेटा? आराध्या कहती है, माँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभिजीत अंकल के घर पर ही हूँ। मैं कल देर शाम पहुँची थी, इसलिए आपको फ़ोन करके परेशान नहीं कर किया, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आराम से मुंबई पहुँच गई थी और अभिजीत अंकल के घर पर ही हूँ और यहाँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं सभी लोगों ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और अभिजीत अंकल और रूपाली आंटी भी बहुत ही अच्छे हैं। मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है और मैं भी इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी कि मेरी वजह से अभिजीत अंकल और उनकी फैमिली को कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए माँ पापा आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप बताइए आप दोनों कैसे हैं और मेरा छोटा भाई आरव कैसा है? आराध्या की बात सुनकर जिग्ना जी कहती है, बेटा तुम्हारा छोटा भाई बिल्कुल ठीक है और मैं तुम और तुम्हारे पापा भी अच्छे हैं। बस कल से तुम्हारी फिक्र थी, पर अब तुम्हारी बात सुनने के बाद वह भी कम हो गई है। अब हम दोनों यहाँ निश्चिंत होकर रह सकते हैं। आराध्या के पापा परेश भाई कहते हैं, हाँ बेटा आराध्या, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम वहाँ खुश हो यह सोचकर हमारी सारी चिंता अब दूर हो गई है। बस तुम अपना ध्यान रखना, अपना काम पूरा मन लगाकर करना और फ़ोन करती रहना। आराध्या कहती है, पापा आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, आप और माँ मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि ऑफिस में मेरा पहला दिन अच्छे से बीते और मैं अपना काम पूरा मन लगाकर कर सकूं। आराध्या के पापा कहते हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। आराध्या की माँ कहती है, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है आराध्या। आराध्या कहती है, ठीक है पापा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, वरना पहले ही दिन मुझे ऑफिस पहुँचने में लेट हो जाएगा। आप दोनों अपना ध्यान रखना और आरव को भी बाय। परेश जी और जिग्ना जी को भी आराध्या को बाय कहकर फ़ोन रख देते हैं। आराध्या फ़ोन रखने के बाद जल्दी से अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नहाकर बाथरूम से बाहर आती है और आईने के सामने खड़ी रहकर अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाकर बालों को संवारती है और चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर, आँखों में थोड़ा काजल लगाकर और अपने होठों पर हल्के रंग की लिपस्टिक लगाकर, कानों में छोटे झुमके पहनकर, अपने एक हाथ में ब्रेसलेट पहनकर पास ही बेड पर पड़ा दुपट्टा गले में लगाती है और आईने में देखकर कहती है, नाउ आई एम रेडी, और दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखकर कहती है, 7:30 बज चुके हैं, मुझे जल्दी से नीचे जाना चाहिए। आराध्या ने हल्के नीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। वह रंग आराध्या के ऊपर बहुत फब रहा था, जिससे आराध्या के चेहरे पर सादगी होते हुए भी चेहरे पर रौनक थी और चेहरे पर किया हुआ हल्का मेकअप भी आराध्या के ऊपर फब रहा था। आराध्या अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे लिविंग एरिया में जाती है। आराध्या मन ही मन सोचती है कि आज ऑफिस जाने से पहले वह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन कर आए, पर उसे लिविंग एरिया में ही एक साइड पर बना हुआ सुंदर सा कृष्णा मंदिर नजर आता है, जहाँ कान्हा जी की प्यारी सी मूर्त थी और वह सोचती है, मैं तो इस शहर में अनजान हूँ और अगर बाहर जाकर मंदिर ढूंढने जाऊंगी तो शायद
ऑफिस के लिए देरी हो जाए, इसलिए घर पर ही मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। यह सोचकर आराध्या अपने आसपास लिविंग एरिया में देखती है कि शायद घर का कोई सदस्य उसे नजर आए और वह उससे मंदिर में पूजा करने के लिए पूछ ले, पर उसे लिविंग एरिया में कोई नजर नहीं आता। शायद सभी अपने कमरे में थे। आराध्या एक पल के लिए सोचती है, पर वह अपने सामने कान्हा जी का मंदिर देखकर खुद को पूजा करने से रोक नहीं पाती है और आराध्या अपने कदम मंदिर की तरफ बढ़ा लेती है। आराध्या मंदिर में जाती है और कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर मंदिर में पड़ी पूजा की थाली उठाकर उसमें दीपक जलाकर कान्हा जी की आरती उतारने लगती है। आराध्या की आरती की आवाज सुनकर अपने कमरे में अब तक चैन की नींद सोए रुद्राक्ष की नींद में खलल पड़ता है, जो रात को 3 बजे ही घर लौटा था। इसलिए सुबह सुबह आरती की तेज आवाज से रुद्राक्ष की नींद में खलल पड़ता है, जिससे उसे गुस्सा आता है और अपने बेड पर बेढंगी से लेटा हुआ रुद्राक्ष गुस्से से कहता है, कौन है जो सुबह सुबह इतना शोर मचा रहा है? किसकी इतनी जुर्रत है कि रुद्राक्ष की नींद बिगाड़े? आज से पहले तो इस घर में इतना सुबह सुबह शोर शराबा नहीं हुआ, तो आज कौन है जो मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहा है? यह कहकर रुद्राक्ष अपने दोनों कानों को पिलो से ढक लेता है, पर जब लगातार आरती की आवाज उसके कानों में पड़ती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है और वह गुस्से में अपने बेड पर से उठता है और कहता है, जो भी है उसे सबक सिखाना पड़ेगा। यह कहकर अपने कमरे से निकलकर नीचे लिविंग एरिया की तरफ जाने लगता है। दूसरी ओर अभिजीत और रूपाली जो अपने कमरे में मौजूद थे, आरती की आवाज सुनकर रूपाली जी कहती है, इतने प्यारे और मीठे स्वर में सुबह सुबह आरती कौन गा रहा है? इस घर में आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी हो, आरती गाने वाले की आवाज में सरस्वती साक्षात बसती है, जिसे सुनकर ही कानों को सुकून पहुंच रहा है। मन कर रहा है बस ऐसे ही सुनती रहूं। रूपाली जी की बात सुनकर अभिजीत कहते हैं, हो ना हो यह आरती जरूर आराध्या गा रही होगी, वरना आज से पहले इस घर में इतनी सुबह सुबह आरती की आवाज सुनाई नहीं दी। दूसरी ओर रुद्राक्ष अपने कमरे से निकलकर लिविंग एरिया में पहुंचता है और मंदिर की तरफ गुस्से में बढ़ता है। रुद्राक्ष मंदिर के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। उसे मंदिर में आराध्या खड़ी नजर आती है, पर वह उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि आराध्या की पीठ रुद्राक्ष की तरफ थी। आराध्या कान्हा जी की आरती कर रही थी और रुद्राक्ष उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा रहकर गुस्से से उसे देख रहा था। आराध्या जैसे ही आरती खत्म कर आरती की थाल मंदिर में रख पीछे मुड़ने पलटती है, ठीक उसी समय रुद्राक्ष आराध्या का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है, पर आराध्या को देखकर रुद्राक्ष के हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है और वह आराध्या का हाथ छोड़ देता है और कहता है, तुम तो वही हो कल शाम वाली लड़की जो मुझे मरीन ड्राइव पर मिली थी। अपने सामने अचानक यूं रुद्राक्ष को देखकर आराध्या भी चकित रह जाती है और सोचती है, यह लड़का यहाँ क्या कर रहा है? और कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्राक्ष कहता है, बताओ ना, तुम तो वही कल शाम वाली लड़की हो ना, पर तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरा पीछा कर रही हो क्या, या इस घर की न्यू सर्वेंट हो? तुम जो कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे घर में इतनी सुबह सुबह मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे इस शोर शराबे की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। सर्वेंट हो तो सर्वेंट की हद में रहो। आज के बाद मुझे दोबारा यह शोर शराबा सुनाई नहीं देना चाहिए, वरना इस घर से बाहर नजर आओगी, समझी? यह कहकर रुद्राक्ष वहां से जाने के लिए मुड़ता है। तभी आराध्या, जो अब तक चुपचाप खड़ी रुद्राक्ष की बात सुन रही थी, कहती है, एक्सक्यूज मी, आपने अपनी तो सुना दी, अब मेरी भी सुनते जाइए। आराध्या की बात सुन रुद्राक्ष आराध्या की तरफ हैरानी से देखने लगता है। आराध्या कहती है, आपको क्या लगता है, आपने कल शाम मुझसे बदतमीजी से बात की तो अभी भी करके निकल जाएंगे और मैं कुछ नहीं कहूँगी? तो यह आपकी गलत फहमी है मिस्टर। मेरा नाम आराध्या और मैं इस घर की कोई सर्वेंट नहीं हूँ। और यह क्या आपने मेरा घर लगा रखा है? यह अभिजीत अंकल का घर है और मैं उनके सभी फैमिलीज मेंबर से कल रात को ही मिल चुकी हूँ। तो आप तो इस घर के सदस्य भी नहीं हैं, तो फिर यह घर आपका कैसे हुआ? मुझे तो लग रहा है आप मेरा पीछा कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अभिजीत अंकल को बुलाकर आपको इस घर से बाहर निकलवा दूं, चले जाइए यहाँ से। आराध्या के मुंह से अपने बारे में यह सब सुनकर रुद्राक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह आराध्या के करीब आते हुए उसे घूरता है और आराध्या के बिल्कुल करीब आकर गुस्से से कहता है, तुम मुझे अपने ही घर से बाहर निकालोगी? जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ रुद्राक्ष सिंघल, अभिजीत सिंघल का बड़ा बेटा रुद्राक्ष सिंघल। रुद्राक्ष के मुंह से यह सुनकर आराध्या के पैर वहीं जम जाते हैं और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता है। बेचारी निगाहों से रुद्राक्ष की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, रुद्राक्ष सिंघल अभिजीत अंकल का बड़ा बेटा शायद कल रात रूपाली आंटी किसी रुद्र का नाम ले रही थी सर्वेंट से, मतलब वह अपने बेटे रुद्राक्ष के बारे में बात कर रही थी। यह सोचकर आराध्या मन ही मन खुद को कोसते हुए कहती है, आराध्या तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो?
किसी के बारे में बिना कुछ जाने इतना कुछ कैसे बोल सकती हो? यह सोचकर आराध्या रुद्राक्ष की ओर घबराहट और आश्चर्य के भाव के देख रही थी और रुद्राक्ष उसे अभी भी उसकी तरफ खड़ा गुस्से से घूर रहा था। तभी वहां पर अभिजीत सिंघल और रूपाली जी आ जाते हैं। रूपाली जी आराध्या के पास आकर कहती है, आराध्या बेटा, यह कान्हा जी का प्यारा सा और सुरीला भजन तुम गा रही थी। आराध्या रूपाली जी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, जी आंटी जी। रूपाली जी आराध्या के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, बेटा तुम्हारी आवाज में साक्षात सरस्वती बसती है। तुम्हारा यह भजन सुनकर मेरे मन को मानो सुकून मिल रहा था। रूपाली जी के ऐसा कहने पर आराध्या मुस्कुराकर रूपाली जी के पैर छूती है और कहती है, आंटी जी मैं इतना भी अच्छा नहीं गाती, आप बेवजह मेरी तारीफ कर रही हैं। आराध्या के ऐसा कहने पर अभिजीत जो रूपाली के पास ही खड़े थे कहते हैं, नहीं आराध्या बेटा, रूपाली जी ने बिल्कुल भी आपकी झूठी तारीफ नहीं की। आपका गाया हुआ गाना सचमुच कानों और मन को सुकून पहुंचाने वाला था, वरना आजकल की जनरेशन के बच्चे कहाँ भजन गाते हैं, भजन गाने में इंटरेस्टेड होते हैं। सचमुच परेश और भाभी जी ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। रुद्राक्ष जो अब तक वहीं खड़ा अपने पापा अभिजीत और माँ रूपाली के मुंह से आराध्या की तारीफ बेमन से सुनकर उसे इग्नोर कर रहा था। रुद्राक्ष को वहां आज सुबह में पहली बार जल्दी जगा हुआ देखकर अभिजीत कहते हैं, रूपाली जी आज तो सचमुच चमत्कार ही हो गया। रूपाली जी कहती है, ऐसा क्या हुआ? अभिजीत कहते हैं, चमत्कार तो खुद आपकी आंखों के सामने है और आप हमसे पूछ रही हैं तो आपको बता दे, आपका लाडला बेटा रुद्राक्ष 2 सालों बाद सुबह जल्दी उठकर अपने कमरे से आया है। आज से पहले आपने रुद्राक्ष को देखा कभी इतना जल्दी उठते हुए? लगता है आज तो सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है। अभिजीत जी ने रुद्राक्ष पर तंज कसते हुए कहा। रुद्राक्ष अपने पापा की बात का कोई उत्तर नहीं देता, बस गुस्से में अपना मुंह फेरे खड़ा रहता है और अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करता है। आराध्या भी रुद्राक्ष और उसके पापा के बीच इस तरह का व्यवहार देख असमंजस में पड़ जाती है। रूपाली जी अभिजीत से कहती है, आप भी ना अभिजीत जी, जब देखो तब मेरे रुद्राक्ष के पीछे पड़े रहते हैं। यह कहकर रुद्राक्ष की माँ रूपाली जी रुद्राक्ष के पास जाकर कहती है, रुद्र बेटा आज तुम जल्दी उठ गए, चलो अच्छा किया। आज रूपाली जी इसे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष कहता है, मामा इस लड़की को अच्छे से समझा दीजिए कि मुझे सुबह सुबह शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इसे गाना वगैरह गाने का शौक है तो वह घर से बाहर जाकर गाए। इस घर में यह सब नहीं चलेगा। इसके शोर शराबे की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। आज जो हुआ सो हुआ, पर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसे यहाँ रहना है तो शांति से रहे, वरना चली जाए यहाँ से। यह बात आप इसे अच्छी तरह समझा दीजिएगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर अभिजीत कहते हैं, चुप हो जाओ और बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रहे हो रुद्र। इस लड़की का नाम आराध्या है और यह मेरे बचपन के दोस्त परेश जी की बेटी है और अब आराध्या यही रहेगी हमारे साथ इसी घर में और आज से हमारा ऑफिस भी ज्वाइन करने वाली है और आराध्या इस घर की मेहमान है। इसलिए आराध्या के बारे में अपने मुंह से गलत बोलने की सोचना भी मत। इसके जिस गाने को तुम शोर शराबा कह रहे हो उसी की वजह से आज तुम 2 सालों बाद पहली बार सुबह जल्दी उठे हो। इसलिए तुम्हें इसे कुछ सुनाने के बजाय इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसलिए आइंदा से आराध्या से इस तरह बात करने का सोचना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे रुद्र। अभिजीत की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, पापा आपको जिस किसी को भी इस घर में रखना है रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इसकी वजह से मेरी लाइफ में किसी भी तरह की दखल अंदाजी हुई तो इससे मुझे फर्क जरूर पड़ेगा और मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह कहकर रुद्राक्ष वहां से ऊपर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला जाता है। रुद्राक्ष और अभिजीत के बीच की बातों को सुनकर आराध्या के मन में कई सवाल उठते हैं, पर आराध्या उन सवालों को अपने भीतर ही दबा लेती है, किसी से कुछ नहीं पूछती। अभिजीत जी रूपाली जी से कहते हैं, देख लिया रूपाली जी, आपने अपने लाडले बेटे रुद्र ने किस तरह बात की है मुझसे और उसे घर में आए किसी मेहमान या अपने बाप के सम्मान की जरा भी फिक्र नहीं, बस फिक्र है तो अपनी में ही। अभिजीत आगे कुछ बोलते उससे पहले ही रूपाली जी अभिजीत को रोकते हुए कहते हैं, आप रुद्र की बात का बुरा मत मानिए, वह दिल का बुरा नहीं है, बस उसके हालातों ने उसे ऐसा बना दिया है। अभिजीत कहते हैं, यह हालात रुद्राक्ष के खुद के बनाए हुए हैं रूपाली जी, उसने खुद अपनी जिंदगी नरक बना रखी है। अभिजीत और रूपाली जी से कुछ ही दूरी पर खड़ी आराध्या इन सब बातों को समझ नहीं पा रही थी जो रुद्र के बारे में सुन रही थी, पर वह अभिजीत और रूपाली के पास आकर रूपाली जी से कहती है, आंटी अंकल मुझे माफ कीजिएगा, मैंने कान्हा जी की आरती करने की वजह से
आप सबको इतनी तकलीफ हुई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी वजह से इस घर में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अभिजीत कहते हैं, नहीं आराध्या बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम रुद्राक्ष की बात को दिल से मत लगाओ। रूपाली जी कहती है, हाँ आराध्या, तुम्हें बुरा महसूस करने की जरा भी जरूरत नहीं है। वह मेरा बेटा रुद्र ऐसा ही है, उसे सुबह सुबह शांति चाहिए होती है अपने आसपास। अगर ऐसा ना हो तो बस थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वरना वह तुमसे कभी ऐसे बात नहीं करता। उसकी गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आराध्या कहती है, नहीं नहीं आंटी जी, यह आप क्या कर रही है? भला आप मुझसे माफ़ी क्यों मांगेगी जब आपकी या किसी की कोई गलती नहीं है? गलती मेरी है जो बिना किसी से पूछे आरती गाना शुरू कर दिया, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मेरी वजह से आपके बेटे को तकलीफ हो, और मैं बिना आवाज़ की शांति से कान्हा जी की पूजा कर लिया करूँगी। अभिजीत आराध्या से कहते हैं, सचमुच आप बहुत समझदार है आराध्या। रूपाली जी कहती है, हाँ आराध्या बेटा, आप जैसी समझदार लड़की की शादी जिस किसी की लड़के से होगी वह बहुत खुशकिस्मत होगा। परेश भाई और भाभी जी बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें तुम जैसी बेटी मिली है। आराध्या कहती है, नहीं आंटी जी, इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके जैसे अच्छे माँ और पापा मिले हैं। यह सुनकर रूपाली और अभिजीत आराध्या की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और आराध्या उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है और मन ही मन सोचती है कि मैंने भी रुद्राक्ष को बिना जाने बहुत कुछ सुना दिया, इसके लिए मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। अभिजीत आराध्या से कहते हैं, आओ चलो आराध्या बेटा, चलकर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम राशि और मैं साथ में ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। आराध्या कहती है, जी अंकल। थोड़ी ही देर में राशि, मोहित और आर्यन भी नीचे पहुंचते हैं और आराध्या, अभिजीत और रूपाली जी उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। रुद्राक्ष भी अभी भी अपने कमरे में सोया हुआ था। रुद्राक्ष को डाइनिंग टेबल पर नहीं देखकर आराध्या की नजरें ऊपर रुद्राक्ष के कमरे की तरफ चली जाती है, पर वह किसी से रुद्राक्ष के बारे में कुछ नहीं पूछती है, शांति से अपना नाश्ता करती है और फिर आराध्या अभिजीत राशि के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है और मोहित और आर्यन भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। सभी के घर से जाने के बाद रूपाली जी रुद्राक्ष के कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर पहुंचती है और रुद्राक्ष को उठाकर फ्रेश होने के लिए कहती है और रुद्राक्ष से कहती है, रुद्र, अब मैं तुमसे मिहिका को भूल जाने को या मिहिका के बारे में दूसरी कोई बात नहीं करूंगी। शायद तुम मिहिका को कभी भूल नहीं पाओगे, पर इतना जरूर कहूंगी कि अपने पापा से इस तरीके से बात मत किया करो जहाँ तक हो सके, क्योंकि तुम्हारे बातों से उनके मन को ठेस पहुँचती है। वह तो बस तुम्हें पहले की तरह ऑफिस के काम की जिम्मेदारियां संभालते हुए देखना चाहते, इसलिए हो सके तो ऑफिस में अपना काम मन लगाकर किया करो, जिससे तुम्हारे पापा के मन को तुम्हें लेकर तसल्ली हो जाए। और आज तुमने आराध्या से जिस तरीके से बात की, उसके लिए भी हो सके तो उससे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि तुम्हारा उससे इस तरीके से बात करना ठीक नहीं था। वो इस घर की मेहमान है और बहुत ही अच्छी लड़की है। रुद्राक्ष कहता है, ठीक है मॉम, मैं ऑफिस में अपना काम मन लगाकर करने की पूरी कोशिश करूँगा, पर इसके अलावा का समय सिर्फ और सिर्फ मेरी मिहिका का होगा, और इसमें अगर मिस्टर अभिजीत सिंघल ने कोई भी दखल अंदाजी की तो मैं शायद उनका लिहाज ना करूं। और रही उस लड़की से माफ़ी मांगने की बात, तो वह तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। मैंने उसे जिस तरीके से बात की वह तरीका बिल्कुल ठीक था। आइंदा से सुबह सुबह शोर शराबा करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। रूपाली जी कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी रुद्र, मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं फोर्स नहीं करूंगी, बस अपना काम मन लगाकर करना, जिससे तुम्हारे पापा को तुमसे शिकायत का मौका ना मिले और बाप और बेटे के बीच बहसबाजी ना हो, जिससे घर में शांति बने रहे। रुद्राक्ष कहता है, ठीक है मॉम, अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ। थोड़ी देर में रुद्राक्ष नहा धोकर रेडी होकर बाथरूम में से बाहर आता है और रूपाली जी रुद्राक्ष को अपने हाथों से नाश्ता कराती है और फिर रुद्राक्ष व्हाइट कलर का शर्ट पहनकर और ब्लैक कलर की पैंट पहनकर और शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेजर पहन अपने कार में बैठकर खुद ड्राइव कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आराध्या भी ऑफिस पहुंच चुकी थी। आराध्या अभिजीत के केबिन में राशि के साथ मौजूद थी। अभिजीत आराध्या को बताते हैं कि राशि इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है और रुद्राक्ष कंपनी का सीईओ है। मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और तुम इस कंपनी में बतौर एम्प्लॉय काम करोगी, और अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हें इस कंपनी में परमानेंट कर दूंगा। अभिजीत राशि से कहते हैं, राशि बेटा, तुम आराध्या को इस कंपनी के काम करने के तौर तरीके समझा देना और आराध्या तुम्हारे और रुद्र के अंडर काम करेगी और तुम्हें और रुद्र को काम में असिस्ट करेगी, और अगले हफ्ते होने वाले मिनिस्टर जगत चौहान की बेटी की शादी में होने वाले सभी इवेंट में तुम्हारे और रुद्र के असिस्टेंट के तौर पर काम करेगी, जिससे आराध्या को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राशि कहती है, पापा, मैं अभी मिस्टर मल्होत्रा से किसी बड़े इवेंट के सिलसिले में मिलने के लिए उनके ऑफिस जा रही हूँ, इसलिए आप आराध्या को रुद्र के केबिन में भेज दीजिए।
रुद्राक्ष आराध्या को इस ऑफिस के काम करने के तौर तरीके समझा जाएगा और मिनिस्टर जगत चौहान के इवेंट की सभी डिटेल समझा देगा, क्योंकि इवेंट की सभी डिटेल रुद्र के पास ही है। राशि वहाँ से चली जाती है। आराध्या, तुम जाकर रुद्राक्ष को असिस्ट कर लो, बाद में मैं तुम्हें और रुद्र को ज्वाइंट कर लूंगी। अभिजीत कहते हैं, ओके राशि, तुम कह रही हो तो आराध्या तुम जाकर रुद्राक्ष को असिस्ट करोगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपना काम मन लगाकर करोगी, जिससे इस कंपनी में मैं तुम्हें परमानेंट कर दूं। और अगर तुम्हें रुद्राक्ष से कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बेझिझक आकर बता सकती हो। आराध्या कहती है, जी अंकल, मुझे रुद्राक्ष सर के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपना पूरा 100% दूंगी अपने काम में। अभिजीत कहते हैं, गुड आराध्या, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तुम जाओ और रुद्राक्ष से मिलो और अपने काम में लग जाओ। आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है, जी अंकल, और वहाँ से निकल जाती है। रुद्राक्ष के केबिन की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। आराध्या अभिजीत के केबिन से निकलकर रुद्राक्ष के केबिन की तरफ बढ़ती है। आराध्या मन ही मन सोचते हुए जाती है कि वह जाकर सबसे पहले रुद्राक्ष से अपने सुबह की गलती के लिए माफ़ी मांगेगी और खुद से ही कहती है, हाँ गलती तो उसकी मुझसे भी ज़्यादा थी, पर वह अपनी गलती माने या ना माने और मुझे से माफ़ी भले ही ना मांगे, पर मैं अपनी अनजाने में हुई गलती के लिए उससे माफ़ी मांगकर बात को यहीं ख़त्म कर दूंगी। आराध्या रुद्राक्ष के केबिन के बाहर पहुंचती है और दरवाज़ा नॉक करती है। अंदर से आवाज़ आती है, यस कम इन। आराध्या केबिन के अंदर जाती है और रुद्राक्ष अपने चेयर को दूसरी तरफ मोड़कर हाथ में मिहिका की तस्वीर लिए बैठा था। आराध्या केबिन में जाकर रुद्राक्ष से कहती है, गुड मॉर्निंग रुद्राक्ष सर, मैं आराध्या, मुझे अभिजीत अंकल ने आपको असिस्ट करने के लिए कहा है। आराध्या की आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष अपनी चेयर को घुमाता है और सामने आराध्या को देखकर उसे गुस्से से देखने लगता है। क्या रुद्राक्ष और आराध्या के बीच नफरत का आगाज होगा या अंत जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी चाहत सिर्फ तुमसे।